हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दक्षिणा ई क्लास। आज हम मेट्रोलॉजी का चौथा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये पड़ा होगा। ये जेई 2003 का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, इसमें क्या पूछा है कि इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, गोल्ड का जब एक्सट्रैक्शन हम करते हैं तो प्रोसेस क्या होता है। हमने क्या किया, सबसे पहले गोल्ड ओर लिया और उसको साइनाइड के साथ हमने हाइड्रोमेटलर्जी कराई, राइट। और पूछा है कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट एक्स बनता है और एक्स का रिएक्शन होता है जिंक के साथ और वाई बनाता है और हमें गोल्ड मिल जाता है, राइट। तो अगर अब ये गोल्ड मिल रहा है तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई है क्या। तो ये सीधे सीधे नोट्स के क्वेश्चन है जो मैंने आपको क्लास में कराया है, वो क्वेश्चन है, याद करिए आप। मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी हमारा गोल्ड बन रहा है और साइनाइड प्रोसेस है, बोलो भाई, तो साइनाइड प्रोसेस है तो मैंने क्या बोला था आपको कि गोल्ड क्या होगा, गोल्ड किस पे होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, +1 पे, बोलो भाई, होगा। और साइनाइड क्या होगा, गोल्ड का डबल होगा। तो यार अगर गोल्ड मान लो Au अपना 1 है तो साइनाइड क्या होगा 2, और गोल्ड अगर +1 पे है तो ये क्या होगा -1 होगा ना, इस पर -1 का चार्ज होगा तभी तो ये +1 होगा, बोलो भाई, ठीक है। तो ऑप्शन चेक करते हैं अपन। एक ऑप्शन ये आ गया, ये सही हो सकता है। जहां पे क्या है, ये तो 4 टाइम्स है तो ये गलत हो गया ऑप्शन, राइट। ये हो सकता है और ये भी गलत हो गया। अब दो तो हमने रूल्ड आउट कर लिए, अब हमारे पास 2 बचा है। ये क्या है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें क्या था, ये अपना अगर बना AuCN का वोल्टोइस, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जिंक इसको मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, बोलो। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो मेटल को अगर डिस्प्लेस करेगा तो जिंक क्या है, ZnCN होल 4 2 नेगेटिव, जिंक +2 पे जाएगा, ज्यादा स्टेबल है, इसके 2 मोल बनते हैं। ये मैंने क्लास में कराया हुआ है, क्लास के नोट्स आप एक बार पलटिए और देखिए वहां पे ये सारे के सारे आपको रिएक्शंस लिखवाए गए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछता है आपका मेटलर्जी का, ध्यान देना आप इस चीज को, इसको नोट डाउन करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास क्वेश्चन क्या दिया है, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड। तो सबसे पहले जिंक ब्लेंड मालूम होना चाहिए। इज अचीव्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन विद कार्बन, रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन विद अनदर मेटल, रोस्टिंग फॉलोड बाय सेल्फ रिडक्शन। तो सोचो क्या हो सकता है। सबसे पहले जिंक ब्लेंड होता क्या, कोई भी ब्लेंड मतलब क्या होगा, सल्फाइड और होगा जिंक ब्लेंड। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ही अगर सल्फाइड और आया तो सबसे पहला प्रोसेस हम क्या करने वाले हैं, कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कंसंट्रेशन के बाद इसका क्या करेंगे हम, रोस्टिंग, बोलो भाई। ये अपने ऑक्साइड में टूटेगा, बोलो, ऑक्साइड में टूट गया ZnO। चलिए रोस्टिंग तो आ गया, एक ऑप्शन चला गया। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद से क्या है, अभी हमने क्या किया, ZnO का हमने क्या किया, रिडक्शन विद कार्बन, रिडक्शन विद अनदर मेटल, सेल्फ रिडक्शन। तो सेल्फ रिडक्शन की बात करें तो क्या क्या आता था, याद करो, आपको बोला था मैंने सेल्फ रिडक्शन में तापसी, तांबा, पारा, शीशा, याद आ रहा है, तांबा, पारा, शीशा, ठीक है, ये आते थे सेल्फ रिडक्शन में। तो ये तो गलत हो गया। रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन विद अनदर मेटल, अनदर मेटल में मैंने Mg का एक केस लिया था और एल्युमिनियम का केस लिया था, और वहां पे देखा था हमने क्या, क्रॉल्स प्रोसेस, IMI प्रोसेस, और हमने देखा था थर्माइट रिएक्शन, याद आ रहा है क्या। तो उसमें हमने जिंक की कोई जिक्र नहीं किया था, वो भी गलत हो गया। वैसे ये रिएक्शन आपकी क्लास में लिखाया गया है, आप पीछे पलटो अपने नोट्स को जो बनाया उसमें आप लिखो, ये हो सकता है। तो रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन विद कार्बन, यहाँ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, क्यों रिडक्शन है, तो आप सोचो मैंने क्या बोला था कि अगर सीधे सीधे हम सल्फाइड ओर को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना कि हमें जो ओर मिलता है सबसे पहले क्या करते हैं, कंसंट्रेशन के बाद हम उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑक्साइड में तो ये कन्वर्ट हो नहीं रहा है, तो ये भी ऑप्शन अपना गलत हो गया, राइट। तो एक ऑप्शन सही है और ये होता भी है, ये वैसे मैंने क्लास में भी आपको लिखवाया हुआ है। Zn नीचे जाता है और CO रिड्यूस हो जाती है। CO क्या होता है, ये वेपर गन के ऊपर उड़ जाएगा, बोलो। तो भाई आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो हमने शुरुआत में क्या बोला था, मेटलर्जी जब शुरू किए थे तो हमने क्या किया था कि सबसे पहले जो हमारा ओर रहेगा
और से हमने इसको कन्वर्ट किया कंसंट्रेशन ऑफ और, प्रोसेस कंसंट्रेशन ऑफ और के बाद क्या किया हमने, ऑक्साइड में कन्वर्जन, कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड, कन्वर्जन इन ऑक्साइड, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। फिर क्या किया हमने, रिड्यूस कर लिया। तो कल तक हमने देखा था रिडक्शन तक। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मेटल मिल गया, क्रूड मेटल मिल गया हमें, लेकिन उसमें भी थोड़ी थोड़ी इम्प्योरिटी बची रहेंगी और हमें क्या चाहिए, प्योर मेटल चाहिए, या प्योर के आसपास 99% के आसपास चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट में एक बार और लास्ट जो प्रोसेस होगा उसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो आज हम देखने वाले हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। शुरू करना आज, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ये तो क्लियर हो गया कि जैसा हमने रिडक्शन में अलग अलग मेथड अप्लाई किया था, यहाँ पे भी अलग अलग मेटल के अलग अलग मेथड अप्लाई होने वाले हैं। तो पहला जो मेथड है वो है लिक्वेशन, लिक्वेशन मेथड। तो लिक्वेशन मेथड के पीछे का लॉजिक क्या होता है कि जो मेटल होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट इम्प्योरिटी की मेल्टिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा, और मेटल की मेल्टिंग पॉइंट कम होगी। समझ में आया? इसका मेथड का क्या मतलब होगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल इज लेस देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इम्प्योरिटी। ठीक, तो अगर मान लीजिए एक मेटल ब्लॉक मैं ले रहा हूं और इसको मैंने हिट करना शुरू कर दिया, अगर हिट करना शुरू कर दिया डायरेक्ट हीटिंग नहीं करते हैं, मैंने यहां से फ्यूल पास किया और फ्यूल को हीट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब उसके वेपर क्या होंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वेपर इसके थ्रू पास हो रहे हैं, डायरेक्ट हमने नहीं यूज किया है, वेपर पास हो रहा है। ये अपना क्या है, मेटल ब्लॉक है, ये अपना मेटल ब्लॉक। तो मेटल ब्लॉक क्या होगा, जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर मिला, जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर मिला, ये क्या होगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। बोलो, मेटल गेट्स मेल्टेड। अगर ये पिघलना शुरू हो जाएगा तो हमने नीचे इसको क्या किया, कलेक्ट कर लिया। एक ऐसा सर्टेन फेज आएगा जहां पे हमें मेटल पूरा का पूरा नीचे मिलेगा। तो उस फेज पे क्या होगा, यहाँ पे जो बचेगा वो केवल और केवल इम्प्योरिटी बचेगी। क्लियर? तो यहाँ हमने क्या किया, मेल्टिंग पॉइंट के आसपास टेम्परेचर रखा और उससे थोड़ा ज्यादा रखा ताकि जो इम्प्योरिटीज है वो मेल्ट ना करे, केवल और केवल मेटल मेल्ट करे और नीचे हमें मेटल मिल जाता है। तो इस मेथड को कहते हैं लिक्वेशन मेथड। ठीक है, कई जगह पे ऐसा होता है कि हमने एक स्लोपिंग हार्थ बना दिया, ठीक है, और यहाँ से हमने मेटल देना शुरू किया क्योंकि इम्प्योर है, और यहाँ बीच में हमने क्या किया, मेटल को उसके मेल्टिंग पॉइंट्स के आसपास टेम्परेचर देना शुरू किया। तो जैसे टेम्परेचर हम देंगे क्या है, मोल्टन फॉर्म में आ जाएगा, और ये स्लोपिंग हार्थ है तो ये धीरे धीरे मोल्टन फॉर्म में नीचे आ जाएगा और इसमें हम कलेक्ट कर सकते हैं, प्योर मेटल मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका स्लोपिंग हार्थ। ठीक है, और ये मेटल ब्लॉक। क्लियर? समझ में आया? अब लिक्वेशन मेथड हम यूज किसके लिए करते हैं, तो SN PB BI। कैसे याद करें, ध्यान देना। हम एक क्लास में पढ़ रहे हैं, जिस क्लास में एक लड़की है प्रभा, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। तो उसको देखते हैं क्लास के लड़के क्या होते हैं, फैल जाते हैं,
ठीक, लड़कियां अपने लिए प्रभा की जगह प्रभात को रख लो, ठीक है, प्रभाकर को रख लो अपने अनुसार, ठीक है। तो अब प्रभा को देख के क्या होता है, पूरे लड़के फैल जाते हैं, और जिस दिन प्रभा क्लास में नहीं आती है उस दिन सारे लड़के उदास रहते हैं, ठीक। तो एक दिन ऐसा हुआ कि क्लास में प्रभा आई और एक लड़के ने चिल्लाया, सुनो प्रभा आ गई, ठीक है। क्या बोला उसने, सुनो प्रभा भी आ गई, सुनो प्रभा भी आ गई। क्या बोला, सुनो प्रभा भी आ गई। सारे लड़के क्या हो गए, फैल गए। सारे लड़के क्या हो गए, लिक्विड हो गए। बोलो, सारे लड़के क्या हो गए, लिक्विड हो गए। क्या बोला लड़कों ने, लड़के ने क्या बोला, सुनो प्रभा भी आ गई। बोलो भाई, याद हुआ, याद हो गया क्या? चलो ठीक है। दूसरा मेथड है डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड, वैसे डिस्टिलेशन आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा 11th में। डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके पहले वाले में क्या देखा हमने, मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस। यहाँ पे होता है बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस। डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल एंड इम्प्योरिटी। समझना, मान लीजिए मुझे क्या करना है, Zn हमारे पास है, इसका प्यूरिफिकेशन करना है, और Zn में जो इम्प्योरिटी रहती है वो होती है CD की, Hg, CD की, Pv की, Fe की। ये क्या है, इम्प्योरिटी है। Zn का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 920 डिग्री सेंटीग्रेड। कैडमियम का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 767 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने क्या किया, Zn को हीट किया, टेम्परेचर ग्रेटर देन 767 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लेस देन 920 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताओ क्या होगा, टेम्परेचर ग्रेटर देन 767, कैडमियम क्या होगा, वेपर फेज में जाएगा। बोलो, वेपर फेज में जाएगा अपना, राइट। तो ये क्या करेगा, क्या बोला, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, तो ये वेपर फेज में जाएगा, ठीक है। ये वेपर में गया, उससे ज़्यादा टेम्परेचर हमने मिलाया तो हमने क्या किया, यहाँ पे कैडमियम को बाहर कर लिया। हमारे पास अभी क्या इम्प्योरिटी बची, Zn, Pb और Fe। इनका लगभग जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है ग्रेटर देन 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ग्रेटर देन 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने क्या किया, टेम्परेचर लिया 920 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा और 1500 से कम। अब क्या होगा बताओ भाई, हमें यहाँ Zn मिल जाएगा और ये हमारी इम्प्योरिटी एज इट इज रह जाएंगे। बोलो भाई, बात समझ में आई, कैसे यूज कर रहे हैं हम इसको। क्या हो रहा है हमारा, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल एंड इम्प्योरिटी। यहाँ पे केस समझना, Zn, CD, Pb, Fe ये चार थे। Zn का हमें क्या करना है, प्यूरिफिकेशन। ये तीनों इम्प्योरिटी हो जाएंगे। बोलो, कैडमियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 767 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैंने टेम्परेचर लिया जो ग्रेटर देन दिस वन 767 और लेस देन 920। तो क्या होगा, कैडमियम वेपर बन के उड़ गया, बचा क्या ये। अब मैंने टेम्परेचर क्या लिया कि इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा ले लिया, तो अब क्या करेगा, ये वेपर बन के उड़ेगा, चीज रहेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिस्टिलेशन। इसमें हमारे यूज होते हैं Zn, CD, Hg। कैसे याद करें, प्यूरिफिकेशन कैसे याद करें बताओ भाई। तो ये तीनों के तीनों क्या है, अपने डी ब्लॉक वाले हैं। सर ये तो ठीक है डी ब्लॉक, लेकिन कैसे याद करेंगे, ध्यान से देखो, तीनों एक ही ग्रुप वाले हैं। बोलो भाई, एक ही ग्रुप वाले हैं और ये है कहाँ के, डी ब्लॉक के। तो डी फॉर डिस्टिलेशन, बोलो डी फॉर डिस्टिलेशन किसका होता है, डी ब्लॉक वाले का। डी ब्लॉक में है कौन, ये तीनों के तीनों एक ही ग्रुप वाले, ऐसे याद कर लेना, ठीक है।
उसके बाद बात आती है जोन रिफाइनिंग मेथड। जोन रिफाइनिंग मेथड इसमें क्या करते हैं, अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल होता है। इसमें बहुत तगड़ा प्यूरिफिकेशन होता है और इसमें वो मेटल लेते हैं जिनका यूज हम बहुत मतलब जो एकदम प्योर हो उसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं मान लो सेमीकंडक्टर्स की बात कर लेते हैं। उसमें अगर थोड़ा भी इलेक्ट्रॉन का इधर उधर थोड़ी भी इम्प्योरिटी आ गई ना तो सेमीकंडक्टर अपना बिहेवियर चेंज कर देता है। ठीक, तो ये वैसे आप पढ़ने वाले हो सेमीकंडक्टर में, आपको ये समझ में आएगा। तो जो जोन रिफाइनिंग मेथड है यह यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स यूज्ड इन सेमीकंडक्टर। यूज्ड इन सेमीकंडक्टर, जिससे सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाते हैं उसमें करते हैं। जैसे Zn, जैसे आर्सेनिक, जर्मेनियम, गैलियम, सिलिकॉन। अब इसका मेथड समझते हैं, होता क्या है इसमें मैंने एक मेटल का ब्लॉक लिया। ठीक है, अब इस मेटल ब्लॉक को यहां से मैंने गर्म करना शुरू किया। ये क्या है, गर्म कैसे कर रहे हैं, ये एक सर्कुलर रिंग है हीटर। जैसे समझ लो ये मेटल ब्लॉक है, जहां पे मैंने लगाया और ये हीटर का है। तो ये क्या करेगा, इस पोर्शन को हीट करेगा, यहाँ वाले पोर्शन को। तो यहाँ इसने हीट करना शुरू किया और धीरे धीरे हमने क्या किया, इसको बढ़ाना शुरू किया इधर। तो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना। इसमें क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज रहती हैं वो मोल्टेन फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होती है। क्या बोला भाई मैंने, इम्प्योरिटीज आर स्टेबल इन मोल्टेन फॉर्म। चलो ठीक है, तो जैसे ये पोर्शन गर्म हुआ, ये वाला पोर्शन गर्म हुआ, थोड़ा थोड़ा मेल्ट करेगा। तो मैंने क्या किया, हीटर को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। ये हीटर आगे बढ़ा, तो जैसे हीटर आगे बढ़ा तो उसके साथ साथ क्या होगी, इम्प्योरिटी भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। बोलो भाई, इम्प्योरिटी बढ़नी शुरू होगी। तो जैसे जैसे इम्प्योरिटी बढ़नी शुरू होगी तो लास्ट में क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी अपनी यहाँ पे आ जाएगी। हीटर यहाँ से आया, हटा लिया, बोलो कि सारी की सारी इम्प्योरिटी यहाँ आ जाएगी और इस पोर्शन को हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। क्लियर। अब आप ये बोलोगे कि सर ये भी तो गर्म था, तो पीछे से हम धीरे धीरे इसको कूलिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे आगे आगे हीटर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, वैसे इधर से कूलिंग भी करना शुरू कर देते हैं ताकि मेटल ब्लॉक कूल होता है। तो इससे हम अल्ट्रा प्योर मेटल प्राप्त करते हैं। ये आपको अक्सर मिलता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये सारे के सारे कैसे पूछेगा आप समझना। जोन रिफाइनिंग मेथड किसके लिए यूज करते हैं, 4 ऑप्शन दे दिया, कोई एक चेंज कर दिया, हो गया गड़बड़। ठीक है, इसके अलावा इसके पहले हमने जैसे देखा डिस्टिलेशन मेथड, 4 ऑप्शन दे दिया ZnCdHg और अगला दे दिया Pb। तो आपको उसमें देखना पड़ेगा, ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है पोलिंग मेथड। पोलिंग मेथड, अब समझना बच्चों इसमें क्या होता है। पोलिंग मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारा इम्प्योर मेटल है तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा, मोल्टेन फॉर्म में बोल सकते हैं, हाई टेम्परेचर रखते हैं और उसको एक बीकर में ले लिया या एक बड़ा कोई अपैरेटस है उसमें रख लिया। अब उसमें क्या किया हमने, वुडन ब्लॉक को डाला और उसको स्टर करना शुरू किया। स्टर करना शुरू किया तो क्या होगा, आप देखो जरा, ये है क्या, वुडन ब्लॉक। बोलो भाई, वुडन ब्लॉक है, किसका बना रहता है, कार्बन का। तो वुडन ब्लॉक क्या होता है, ये मीथेन गैस देता है। बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही। ये मीथेन गैस क्या होगा, जो भी इम्प्योरिटी इसमें प्रेजेंट रहेंगी उनके साथ रिएक्शन करेगा और जो हमें मेटल चाहिए था वो दे देगा।
इसके पीछे का लॉजिक क्या है, पोलिंग मेथड का, ये समझने की कोशिश करते हैं। पोलिंग मेथड हम तब यूज करते हैं जब इम्प्योरिटी जो रहती है वो मेटल के ऑक्साइड की होती है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो मेटल की ऑक्साइड क्या है, कॉपर की ऑक्साइड है। तो जो मेटल होगा जिसको हमें प्यूरिफिकेशन करना है जिसका, वो क्या होगा, कॉपर होगा। समझ में आया? तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, impurities are of metal oxide। जिस मेटल का हम प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं उसी के मेटल ऑक्साइड की इम्प्योरिटी रहेगी। क्लियर? अगला देखते हैं, SnO2 बार बार आ रहा है भैया। SnO2 का क्या नाम था बताओ, क्या नाम था बच्चों? ये था कैसिटेराइट। सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है क्या? तो हमें क्या मिला यहाँ पे कि जब कॉपर के ऑक्साइड की इम्प्योरिटी रहती है तो हमने क्या किया, वहां पे पोलिंग मेथड लगा दिया। टीन के ऑक्साइड की इम्प्योरिटी है तो हमने क्या किया, यहाँ पे पोलिंग मेथड लगा दिया। तो कॉपर और टीन के लिए हमने पोलिंग मेथड लगाया। किसके लिए लगाया बच्चों, कॉपर और टीन के लिए लगाया। याद कैसे करेंगे, तो आप समझना, जब हम घर पे रहते हैं तो जब कर्टेन यूज करते हैं उस पर क्या करते हैं, पोल से हमने उसको टिका के रखते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, कर्टेन को पोल से रखा। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? तो कर्टेन मतलब कॉपर टीन, कर्टेन मतलब कॉपर एंड टीन रहता है किस पे है, पोल पे। कर्टेन रहता है पोल पे, मतलब पोलिंग मेथड किसके लिए यूज हुआ, कॉपर एंड टीन के लिए। समझ में आया क्या बच्चों? बात समझ में आ रही है? इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद अगला मेथड हम देखते हैं, वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड। इसमें क्या होता है बच्चों, हमने लिया यहाँ पे इम्प्योर निकल। इम्प्योर निकल का रिएक्शन कराया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो इसने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाया और ये वेपर फेज में है। तो इम्प्योर निकल, निकल के साथ जो इम्प्योरिटी है, रिएक्शन कौन करेगा? अगर कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो ये तो प्योर निकल मेटल करेगा, तो सारी की सारी इम्प्योरिटी अलग हो जाती है। अब हमें ये मिल गया कॉम्प्लेक्स। अब हमने क्या किया, इसको डिकम्पोज करा लिया। बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है क्या? तो ये वापस से हमें सॉलिड मिल जाएगा। तो वेपर फेज रिफाइनिंग का मतलब समझ में आया क्या? इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारी इम्प्योरिटीज है उसको हम अलग कर पा रहे हैं। वेपर फेज में हम कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, फिर बाद में उसका क्या कर रहे हैं, हम डिकम्पोजिशन। क्लियर? समझ में आया? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉड्स प्रोसेस। बोलो भाई, मॉड्स प्रोसेस। ठीक है, इसको लिखिए। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। हमने क्या लिया, टिटेनियम प्लस आयोडीन। ये भी अपना क्या है, इम्प्योर है। तो ये भी क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाया, वेपर फेज में बनाया। अब हमें क्या मालूम है कि आयोडाइड्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। तो अनस्टेबल है तो इसको डिकम्पोज कर लो भैया। टंगस्टन की रॉड लेते हैं हम, डिकम्पोज कर लेते, तो उस पर अपना टिटेनियम क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है और आयोडीन हमें वापस से मिल जाता है। सेम प्रोसीजर है, नाम अलग है। इस मेथड को बोलते हैं हम वैन आर्केल मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों, वैन आर्केल मेथड।
ठीक है। वैन आर्केल मेथड हम जर्कोनियम के लिए भी यूज करते हैं और बिस्मथ के लिए भी यूज करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। जर्कोनियम के लिए भी यूज करते हैं, बिस्मथ के लिए भी यूज करते हैं, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, सेम रिएक्शंस आएंगे। इसको नोट डाउन करिए। अगला मेथड है बच्चों इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, हम कैथोड और एनोड बनाते हैं। जो हमारा इम्प्योर मेटल रहता है उसका एनोड बनाया, जो प्योर मेटल है उसका कैथोड बनाया। क्या बोला बच्चों, इम्प्योर मेटल को क्या बना भैया बताओ, एनोड। प्योर मेटल का स्टेप लिया, इसको बनाया कैथोड। या आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, सिल्वर स्पून पे याद आ रहा है, सिल्वर के स्पून पे सिल्वर की और कोटिंग करानी थी, वहां ये यूज करते थे। तो यहाँ हमने आपको बताया था कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। बोलो भैया बात समझ में आ रही है। तो ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ मेटल क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, क्लियर। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। कैथोड पे रिडक्शन होगा तो मेटल क्या होगा, यहाँ डिपॉजिट होगा। तो यहाँ से जो भी इम्प्योर मेटल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, मेटल पॉजिटिव के फॉर्म में आना शुरू होगा और कैथोड पे मेटल पॉजिटिव अपना डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। और इम्प्योरिटी क्या होंगी, इम्प्योरिटी यहाँ पे जो एनोड की इम्प्योरिटी थी वो नीचे आ जाएगी, जिनको एनोड मट बोलते हैं, एनोड मट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जितने हमारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हम करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन इसमें भी होता है, लेकिन इसमें खर्चा ज्यादा होता है। अब कौन कौन से एलिमेंट का हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं ये समझने की कोशिश करना। तो मैंने यहाँ लिखा SN AL PB ZN CU AG NI, ठीक है। सुनो अल्लाह प्रभु जनता क्यों आज नहीं सोई, ठीक है। सुनो अल्लाह प्रभु जनता क्यों नहीं आज सोई। सुनो अल्लाह प्रभु जनता क्यों नहीं आज सोई, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा था। आप जरा देखना, मैंने आपको बोला कि यहाँ जिंक का हमने इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करा लिया और हमने क्या किया था जिंक में, बताओ याद आ रहा है, कार्बन का रिडक्शन भी कराया था, कार्बन के थ्रू भी कराया था। तो हमें अगर मान लीजिए 95% जिंक चाहिए प्योर, तो हम इस मेथड से क्यों जाएंगे, इसमें तो ज्यादा खर्चा है। लेकिन अगर 99% ज्यादा प्योर चाहिए तो क्या करेंगे, हम इस मेथड से चले जाते हैं। समझना आप, मैंने बोला ZnO+C, तो ये क्या बनाया Zn+Cu, यहाँ भी तो जिंक हमें मिल ही जा रहा है, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ और इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये जिंक जो हमारे पास हो वो 90% हो प्योरिटी, और यहाँ से जो निकलेगा वो 100% के आसपास रहेगा, 99% के आसपास रहेगा। तो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए।
अगला मेथड है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी कलर्स को अलग करने के लिए यूज करते हैं इसमें। क्रोमेटो का मतलब भी वही होता है, क्रोमेटोग्राफी। ये जो मेथड होता है बच्चों, ये एड्जॉर्प्शन पे बेस्ड होता है। क्या बोला मैंने? बेस्ड ऑन एड्जॉर्प्शन। समझना आप जरा। मैंने क्या लिया कि एल्युमिनियम का एक सॉल्वेंट ले लिया, Al2O3 का, Al2O3 का एक सॉल्वेंट लिया, उसका एक कॉलम बनाया मैंने। अब इसमें मैंने एक सॉल्यूशन ऐड किया जिसमें A+B हमारे पास दो अलग अलग सॉलिड पार्टिकल होंगे, उसके बाद मैंने इसमें मिला दिया मान लीजिए। अब Al2O3 में क्या है, इनकी एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी अलग अलग है। ठीक, Al2O3 क्या कर रहा है, ये को यहाँ एड्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है, एक क्या कर रहा है, ऊपर एड्जॉर्ब कर ले रहा है, बी को यहाँ एड्जॉर्ब कर रहा है। ये A है, ये B है, एड्जॉर्ब कर लिया। अब जब एड्जॉर्ब किया तो मैंने क्या किया, इसको खोला और धीरे धीरे इसको नीचे लाने लगे। नीचे आएगा तो B नीचे आ गया, फिर बंद कर दिया तो A B का सेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बेस्ड ऑन द एड्जॉर्प्शन है। इसमें क्या होता है, कई अलग अलग तरह की क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं, जैसे अपना हो गया कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इसके अलावा पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसको नोट डाउन करिए। कुछ इसके बाद बात आती है बच्चों क्यूपेलेशन की। क्यूपेलेशन, इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम एक बोर्ड शेप का क्यूपेल लेते हैं, बोर्ड शेप का क्यूपेल लेते हैं जो कि बोन ऐश का बना होता है, बोन ऐश का बना होता है। इसमें क्या होगा, बहुत सारे पोर्स होंगे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे मोल्टेन मेटल लिया, मोल्टेन मेटल लिया यहाँ पे, और हमने क्या किया, यहाँ से एयर पास कराया, एयर पास कराया। तो होगा क्या बच्चों कि जिस भी एलिमेंट, जो भी इसमें इम्प्योर एलिमेंट है, अगर उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज्यादा है, समझना इस चीज को, मैंने क्या बोला कि ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी अगर उसकी ज्यादा होगी तो क्या करेगा, ऑक्साइड बन के उड़ जाएगा, एयर पास कराने का यही मतलब। और लास्टली हमें क्या मिल जाएगा, जो हमारा मोल्टेन मेटल है वो तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन जो इम्प्योरिटी रहती है, जो ऑक्सीजन से ज्यादा अच्छे से कंबाइन होती है, वो ऊपर निकल जाएंगे। जैसे ये यूज करते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड में। जब गोल्ड का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो जब प्यूरिफिकेशन की बात आती है तो उसमें हम क्या करते हैं, क्यूपेलेशन मेथड यूज करते हैं। देखना जरा कैसे। इसमें जो गोल्ड होता है, गोल्ड होता क्या है, येलोइश इन कलर, राइट, येलोइश इन कलर रहता है। और गोल्ड में जो रहती है कॉपर की इम्प्योरिटी रहती है, कॉपर की इम्प्योरिटी रहती है। अब जरा सुनो, मैंने इसमें मिलाया सुहागा, क्या मिलाया भाई, सुहागा। अब ये हमारा NaPO2 प्लस B2O3, इसको क्या बोलते हैं, ये होता है बोरेक्स बेट। बोलो भाई। तो ये बोरेक्स बेट क्या करता है, ये कॉपर के साथ रिएक्ट कर लेता है, तो क्या बनाएगा अपना CuBO2 का होल ट्वाइस। तो समझना आपने, मैंने क्या बोला कि यहाँ Au है और Au में Cu की इम्प्योरिटी है, Cu की इम्प्योरिटी है
तो मैंने इसमें क्या किया, बोरेक्स मिला दिया, बोरेक्स हीट हुआ, बोरेक्स वेट में कन्वर्ट हुआ, तो जो Cu इसमें प्रेजेंट था वो क्या करेगा, CuBO2 बनाएगा, बना के उड़ जाएगा। तो पहले अगर मान लीजिए येलोइश कलर का अपना Au था, गोल्ड था, थोड़ा सा उसमें कम येलो था, मतलब इम्प्योरिटी की वजह से थोड़ा सा कम येलो था, और वो इम्प्योरिटी क्या थी, कॉपर, कॉपर कम चमकता है एज कम्पेयर टू अपना गोल्ड। तो जैसे कॉपर की इम्प्योरिटी हटी तो सोना क्या होगा, और ज्यादा चमकेगा। बोलो समझ में आ रहा है? पहले थोड़ा कम चमक रहा था, अब कॉपर की इम्प्योरिटी हटा दी तो और चमक जाएगा। तो ये जो आपने फ्रेज सुना होगा, सोने पर सुहागा, इसका कॉन्सेप्ट यही रहता है बच्चों। क्या होता है कि हमने क्या किया कि गोल्ड की जब प्योरिटी करानी थी तो हमने उसमें क्या मिला, सुहागा, सोने पर सुहागा मिलाया, और उसकी वजह से सोने का कलर और चमकने लगा। तो इसी को हम बोलते हैं सोने का सुहागा, सोने पर सुहागा। और ये क्या होता है, अपना क्यूपेलेशन मेथड के थ्रू यूज होता है। और ये अपना क्या है, क्यूपेल है। ये जो आपका डिश होता है जिसके अंदर ये काम करते हैं अपना प्यूरिफिकेशन का, उसको बोलते हैं हम क्यूपेल। और इसमें क्या होता है, यूज कब करते हैं, व्हेन impurities have when impurities have more affinity towards oxygen, ठीक है, ये होता है। अगर इसमें क्या बोला मैंने कि अगर Au की या जिसकी भी करते हैं, जैसे Ag का भी करते हैं, Ag में हम जब Pb का इम्प्योरिटी रहता है, सिल्वर में जब Pb का इम्प्योरिटी रहता है, सिल्वर में Pb की इम्प्योरिटी रहती है। ये आपको मैं वैसे डिटेल में बता रहा हूँ कैसे एफिनिटी हम चेक करते हैं, वो इसके बाद ही आएगा, जस्ट इसके बाद आने वाला है। तो ये Pb की इम्प्योरिटी है, मैंने क्या किया, ऑक्सीजन पास कराया, ये ऑक्सीजन के साथ लेके इसको उड़ जाएगा, तो Ag मिल गया और Pb उड़ गया। बोलो भाई बात समझ में आ रही है? तो इसमें क्या होता है कि व्हेन इम्प्योरिटीज है मोर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तब हम क्यूपेलेशन मेथड का यूज करते हैं। जनरली ये यूज किया जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड या फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ Ag के लिए, इसको नोट डाउन करिए। तो बच्चों हमने क्या किया, आज रिफाइनिंग के पूरे मेथड्स देखे। कौन कौन से मेथड देखे, जरा एक बार समराइज करते हैं, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी आप बताइए। जोन रिफाइनिंग देखा, दूसरा क्या देखा, कूलिंग मेथड, और बताइए बच्चों जल्दी जल्दी। तीसरा डिस्टिलेशन मेथड, बोलो बच्चों और बताओ आप। वेपर फेज रिफाइनिंग, और क्या देखा, लिक्वेशन मेथड, और क्या देखा, इलेक्ट्रोलिफाइनिंग, और क्या देखा हमने, लास्टली हमने ये देखा कि कैसे हम क्यूपेलेशन मेथड को यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान देना, हमने शुरुआत कहाँ से किया था, और था, और का कंसंट्रेशन किया, कंसंट्रेशन करने के बाद हमने क्या, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, ऑक्साइड करने के बाद रिड्यूस किया, रिड्यूस करने के बाद हमने क्या किया, उसका प्यूरिफिकेशन किया। तो यहाँ पे आपकी मेटलर्जी खत्म होती है। ठीक, ऐसा नहीं है, ये मेटलर्जी, ये प्रोसेस खत्म होते हैं। अब हमें पढ़ना है, याद करो मैंने आपको बोला था कि सल्फाइड ओर्स को हम आसानी से रिड्यूस नहीं कर पाते, समझ में आया? मैंने बार बार बोला था कि कौन सा ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि Ag और Pb में, Pb की क्या है एफिनिटी, ऑक्सीजन के से ज्यादा है एज कंपेयर टू आपकी Ag की, तो Pb ऑक्साइड बना के उड़ जाएगा। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, ये फेवरेट है IIT के लिए या फिर नीट के लिए, ये फेवरेट है, यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अब इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान देके के समझना इसको। हेडिंग डालना बच्चों, थर्मोडायनामिक्स ऑफ एक्सट्रैक्शन
भाई एक्सट्रैक्शन के पीछे क्या लॉजिक लगता है ये तो हमें समझ में आया, लेकिन कब कौन सा ऑक्साइड किसको रिड्यूस करेगा ये समझना बहुत जरूरी है। इसको और क्या नाम दिया हमने, एलिंघम डायग्राम। क्लियर? अब जरा समझना बच्चों, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे किसी भी मेटल का ऑक्साइड बनाना है, मेटल का ऑक्साइड बनाना है। तो समझना बच्चों, मेटल क्या होता है, सॉलिड। ये हो गया आपका गैस, ये आपका फिर से सॉलिड मिल गया, मेटल का ऑक्साइड। तो अगर मैं यहां पे बात करूं डेल्टा एन जी, तो क्या है, लेस देन 0। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? एक दूसरे तरीके से भी मैं बोल सकता हूँ कि शुरुआत में जो हमारे ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स थे, ये अपने अपने जगह पे घूम फिर रहे थे मस्त एकदम, अचानक से इनके पास मेटल आया, बोला तो मेरे साथ कंबाइन करो, मुझे क्या ऑक्साइड बनाना है। तो क्या एंट्रोपी की अगर बात करें तो शुरू में एंट्रोपी ज्यादा थी, बाद में एंट्रोपी क्या हो गई, घट गई। तो मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा एस जो था वो लेस देन 0। एंट्रोपी क्या हो गई, घट गई ना भाई, बताओ, पहले ज्यादा बाद में कम, तो बाद से पहले को घटाएंगे तो डेल्टा एस लेस देन 0 आएगा। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों कि कोई भी अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, कोई भी प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस होता है तो हमें उसके लिए डेल्टा जी क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव। बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है क्या? तो ये क्या था, फॉर एनी प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। तो हमें स्पॉन्टेनियस कैसे चेक करना है, हमें तो बस मेटल के ऑक्साइड की बात कीजिए, पूरे के पूरे में मेटलर्जी में ऑक्साइड की तो बात कर रहे थे हम। तो हमें इस प्रोसेस का हमें डेल्टा जी चेक करना है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको ये बता रहा हूं आपको कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है ना बच्चों, बताओ। अब मुझे क्या करना है बच्चों, डेल्टा जी वर्सेस टी का ग्राफ बनाना है। ठीक है बच्चों, तो मैंने इसको मान लिया y इक्वल टू, ये अपना कांस्टेंट हो गया डेल्टा एच, तो c लिख सकता हूं, प्लस mx लिखना है मुझको। डेल्टा जी वर्सेस टी का ग्राफ बनाना है तो टेम्परेचर अपना क्या हो जाएगा, वेरिएबल, तो x अपना टेम्परेचर हो गया। बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है? m क्या हो गया, स्लोप क्या हुआ, m इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एस। बोलो बच्चों, बात समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं डेल्टा जी और टी का, डेल्टा जी और टी का, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। बोलो बच्चों, स्लोप क्या है, माइनस ऑफ डेल्टा एस। मतलब क्या है कि मेटल से हमें मेटल का ऑक्साइड जब बनाएंगे तो हमारा कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। डेल्टा जी वर्सेस टी के ग्राफ को ही हम बोलते हैं एलिंघम डायग्राम। समझ में आया बच्चों? इसको नोट डाउन करिए, इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझने की कोशिश करते हैं, इसको पहले लिखिए। तो बच्चों, आपके सामने ये है एलिंघम डायग्राम, देख के सबसे पहले डरना नहीं, बहुत जरूरी। ठीक है, अब जरा समझना मैंने इसमें क्या किया है। वाई एक्सिस पे मैंने लिया है डेल्टा जी, और डेल्टा जी क्या होता है, निगेटिव में होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं डेल्टा जी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, और एक ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ पे डेल्टा जी अपना 0 आ रहा है। जहाँ पे डेल्टा जी 0 आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, इक्विलिब्रियम। बोलो। तो अब आप समझना इस चीज को, ये टेम्परेचर और डेल्टा जी का ग्राफ अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अब आप हमें ये बताओ बच्चों कि अगर डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव, डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव, हमने रिएक्शन क्या लिखा था, मेटल प्लस O2 मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ये रिएक्शन था। एक चीज और, अगर डेल्टा जी
जितना ज्यादा निगेटिव, और डेल्टा जी होता क्या है माइनस RT/ln के, जितना डेल्टा जी ज्यादा निगेटिव के पॉजिटिव, रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड है। मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी बढ़ रही है। मतलब ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्साइड स्टेबल होगा, ऑक्साइड बनाएगा, नीचे जाने पे ऑक्साइड बनाएगा। जैसे ये रिएक्शन है क्या, ये है रिएक्शन बच्चों, तो ये रिएक्शन होगी। तो जितना ज्यादा निगेटिव में डेल्टा जी होगा, ऑक्साइड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। बोलो बच्चों, इतना समझ में आया? जितना ज्यादा निगेटिव में डेल्टा जी होगा, उतना आपका रेट ऑफ रिएक्शन आगे बढ़ेगा, ऑक्साइड फॉर्मेशन उतना ज्यादा होगा, मतलब ऑक्साइड आपका क्या होगा, स्टेबल होगा। पहला बात तो समझ में आया आपका एलिंगम डायग्राम का, क्या था कि ये क्या है, डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। अब कहीं कहीं पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है। तो जहां पे एंट्रोपी चेंज हो रही है, एंट्रोपी कब बदलेगी, बहुत ज्यादा, जब हमारा फेज चेंज होगा। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस, जब यहाँ तक सॉलिड में था, अचानक से गैस में जाने लगा, तो वहां पे अचानक से आपका स्लोप चेंज होगा। स्लोप ही तो था, डेल्टा एस क्या था, स्लोप था। ठीक है, तो दूसरा क्या था आपका, जहां पे आपका कर्व चेंज होगा, स्लोप चेंजेस, कहां चेंज हो रहा है भैया, ऑन एंट्रोपी चेंज, या क्या बोल सकते हैं इसको, फेज चेंज। तो जितना ज्यादा निगेटिव में अपना डेल्टा जी है, उतना ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड होगा। तो अगर मैं मान लो बच्चों इस पर्टिकुलर मोमेंट पे बात करता हूं, इस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे बात करता हूं, तो आप ये बताओ MgO ज्यादा स्टेबल होगा ये रिएक्शन, या Al2O3 ये ज्यादा रिएक्शन होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो जिसका डेल्टा जी जितना कम वो ज्यादा स्टेबल, तो MgO ज्यादा स्टेबल होगा रेदर देन Al2O3 की। तो अगर मैं मान लो इस टेम्परेचर की बात करता हूं, जो कि है आपका लगभग लेस देन टेम्परेचर लेस देन 1500 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करता हूं, तो बच्चों अपने पास दो केसेस आएंगे। पहला क्या आएगा, MgO प्लस एल्यूमिनियम, और दूसरा मैं लिखता हूं Mg प्लस Al2O3। तो बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नीचे क्या है, डेल्टा जी, अभी क्या टेम्परेचर लेस देन 1500, यहाँ देखो, यहाँ पे आगे बढ़ जा रहा है, ये नीचे रह रहा है, ये यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे उल्टा है, यहाँ MgO नीचे है, यहाँ Al2O3 है। तो मैं कह रहा हूँ लेस देन 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे बच्चों ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी। तो लेस देन पे क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो MgO क्या है, ज्यादा स्टेबल है, ये रिएक्शन करेगा नहीं करेगा, ज्यादा स्टेबल तो ये है ना, बोलो रिएक्शन फॉरवर्ड ही नहीं जाएगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और MgO बनेगा। बात समझ में आएगी बच्चों? इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये रिएक्शन जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसको लिखो आप, इसके आगे मैं और आपको समझाता हूँ। बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया, अब यहाँ देखना, मैंने एक टर्म लिखा MgAl, मांगे मांगे आलसी जी कॉफी क्यों कर मरसी। क्या बोला मैंने बच्चों, मांगे आलसी, ठीक है, आलसी जी कॉफी, मांगे आलसी जी कॉफी क्यों कर, कर मतलब कार्बन, अब यहाँ पे क्या है, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखना बच्चों, मैं बता रहा हूँ आपको, और मरकरी मर्सी सिल्वर। मांगे आलसी जी कॉफी क्यों कर मर्सी। अब जरा देखना बच्चों,
सबसे नीचे आएगा मैग्नीशियम, उसके बाद से आएगा एल्यूमिनियम, उसके बाद आता है SiO2, सिलिका आता है जो कि यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, हमें नहीं जानना है उतना। उसके बाद आएगा जिंक, ये है जिंक आपका बच्चों। तो अगर मैं यहाँ बोलता हूँ बच्चों कि अगर 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे एल्यूमिनियम जिंक को रिड्यूस कर पाएगा, जिंक के ऑक्साइड को, तो मैंने क्या बोला 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, एल्यूमिनियम जिंक ऑक्साइड को बिल्कुल कर पाएगा, रिड्यूस कर पाएगा ना बच्चों, क्योंकि एल्यूमिनियम नीचे है तो वो अपना ऑक्साइड बनाना चाहेगा, तो इसका ऑक्साइड वो ले लेगा। समझ में आया क्या? तो ये ट्रेंड आप याद रखना, इससे आपका बहुत आसान हो जाएगा एलिंगम डायग्राम समझने का। अब जरा सोचो बच्चों, इनका डेल्टा जी कितना कम है, Hg का Ag2O का, तो जिसका डेल्टा जी कम होगा, कम मतलब क्या हुआ, जीरो के आसपास रहेगा, जितना कम होगा, ठीक है, उसका ऑक्साइड क्या होगा, उतना अनस्टेबल होगा। बोलो, जीरो के आसपास रहेगा मतलब डेल्टा जी क्या है उनका, बहुत ज्यादा कम, उल्टा समझ लो आप, बहुत ज्यादा है डेल्टा जी, जीरो के आसपास है, तो उनका ऑक्साइड क्या होगा, अनस्टेबल। तो आपको मैंने बोला था शुरुआत में, इनको भैया बस थोड़ा सा हीट दे दो, ये खुद ही भाग जाते हैं, इनको थोड़ा सा हीट दे दो, ये खुद ही भाग जाते हैं। बोलो बच्चे, समझ में आ रहा है क्या? अब देखो, हमारे लिए जो काम की बात है वो इतना तो काम की बात नहीं है, हमारे लिए काम की बात है ये कार्बन का, हमने 3 यहाँ बनाया हुआ है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करिए, आगे मैं बताता हूँ। तो बच्चों, अगर कार्बन के बारे में बात करें, पहला मैं रिएक्शन लिखता हूँ, जरा देखना। ठीक है बच्चों, ये कार्बन है सॉलिड फॉर्म में। तो अगर यहाँ पे इस रिएक्शन की बात करूं तो डेल्टा Ng क्या होगा, 0। अगर इस रिएक्शन की बात करूं बच्चों, तो ये तो गैस है, CO भी गैस है, ये भी गैस है, डेल्टा Ng क्या होगा, निगेटिव। बोलो बच्चों, इस रिएक्शन की बात करूं तो डेल्टा Ng क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर इनका मैंने एलिंगम डायग्राम बनाया, तो एंट्रोपी में चेंज कहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है बच्चों, समझना आप, एंट्रोपी में चेंज यहाँ नहीं आ रहा है, तो ये कौन सा लाइन हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा, y = mx + c। तो डेल्टा Ng क्या है, 0 है, डेल्टा Ng क्या है, 0 है, स्लोप क्या है, 0 है, तो ये स्ट्रेट रहेगा। तो ये जो लाइन होगी बच्चों, ये किसकी होगी, C + O2 CO2 गैस, ठीक है। जहां पे क्या है बच्चों, डेल्टा Hg <0, और मैंने लिखवाया था आपको कि डेल्टा G = डेल्टा H - T डेल्टा S, और माइनस डेल्टा S जो था वो पॉजिटिव स्लोप था, याद आ रहा बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा Ng <0, तो इसका पॉजिटिव स्लोप जाएगा, कुछ ऐसा जाता है बच्चों, ठीक है। ये जाएगा आपका रिएक्शन 2CO + O2 2CO, इसका डेल्टा Ng > 0 है बच्चों, तो ये क्या होगा, स्लोप निगेटिव होगा। तो ये बच्चों ऐसा आता है, ये क्या आएगा, 2C + O2 2CO, और ये जो तीनों मिलते हैं बच्चों, ये है आपका 710 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया था कि कार्बन सबको रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है। तो अब सोचो बच्चों कि ये जो स्लोप है वो कहीं ना कहीं सारे ऑक्साइड्स को कट करेगा और ये नीचे चला जाएगा, क्योंकि इसका डाउनवर्ड स्लोप ही है। अगर डाउनवर्ड स्लोप है तो कहीं ना कहीं सबको रिड्यूस करेगा। तो अगर हम सोचें
थियोरेटिकली तो कार्बन सबको रिड्यूस कर पाएगा। आपने बताया था आपको शुरुआत में कि याद करना बच्चों कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि कहीं पे क्या है हमारा CO रिड्यूस कर रहा है, कहीं पे क्या कर रहा है हमारा कार्बन रिड्यूस कर रहा है। तो अगर लेस देन 710 की बात करें बच्चों तो सबसे नीचे वाला कौन है? यही तो रिएक्शन होगी बच्चों, बोलो। तो यहाँ पे क्या करेगा? CO रिड्यूस करेगा दूसरे वाले को। क्यों? क्योंकि CO का ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है। समझ में आ रहा है? जैसे 710 से ज्यादा बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है, इसका स्लोप ऊपर भाग गया, यहाँ पे CO2 कार्बन ज्यादा अच्छे से रिड्यूस कर पाएगा। तो 710 से पहले CO कार्बन मोनोऑक्साइड करेगा, उसके बाद अगर जो हैगा वो अपना कार्बन करेगा। तो पॉइंट क्या हुआ बच्चों? बिलो 710 डिग्री सेंटीग्रेड CO is a good reducing agent। बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है क्या? और above 710 डिग्री सेंटीग्रेड C carbon is a good reducing agent। इस बात को समझना बच्चों, ये बहुत जरूरी है, ठीक है? इसको नोट डाउन करो।